नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। 2024 की लड़ाई अब हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ी जाएगी, यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। विपक्ष के सामने बड़ा संकट है। संकट यह कि राम के दरबारी बने तो बीजेपी की पिच पर खेलना हो जाएगा, और अगर भगवान राम पर आस्था नहीं दिखाई तो हिंदू वोटर नाराज हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को बीजेपी अपनी जीत के तौर पर रख रही है, अभी इसे प्रचारित कर रही है। ऐसे में 2024 का रण अब भगवान राम और हिंदुत्व के इर्द गिर्द होगा, ये साफ हो गया है। आज हम इसी मुद्दे पर एक बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और विपक्ष के नेता भी होंगे। इस शो के जरिए हम देश की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानने की कोशिश होगी कि क्या राम मंदिर बन जाने से हिंदू वोटर बीजेपी के लिए पलक पावड़े बिछा देंगे। सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल जानते हैं। आज की जो बहस है वो मुख्य तौर पर किन बिंदुओं पर रहेगी। राम मंदिर निर्माण में बीजेपी में 24 के लिए क्या जीत की गारंटी देख रही है बीजेपी, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, हिंदू वोटों की खातिर अयोध्या जाएंगे विपक्ष के नेता, नहीं जाएंगे तो भी नुकसान है। राम नाम जपना विपक्ष के लिए क्या अब सियासी मजबूरी हो चुका है, यह भी आज का बहुत बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस। रामचंद्र की 24 का रण किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, ये लगभग साफ हो चुका है। बीजेपी ने सनातन का ध्वज उठाकर संदेश सीधा दे दिया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अब सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। एक वक्त था जब कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। अब वही राम कांग्रेस को भी प्यारे और न्यारे लगने लगे। कौन नहीं जानते कि राम हमारे देश की हर लोगों की प्यारा, वो ही राम जो दशरथ की बेटा, वो ही राम जो घर घर में लेटा, वो ही राम जगत पसेरा, वो ही राम सबसे न्यारा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे राम मंदिर एक सियासत बनते जा रहे हैं, एक चुनावी मुद्दा बनते जा रहे हैं। प्रभु श्री राम पर बीजेपी का दावा सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ाने लगा है। जेडीयू और शिवसेना ने साफ कहा है कि भगवान राम किसी एक दल के नहीं हैं, वो सभी के हैं। 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। मैं फारूक अब्दुल्ला जी से भी सहमत हूँ कि ये खाली हिंदुओं के राम नहीं, सबके हैं। लिहाजा उस अवसर को उत्साह और उमंग और बगैर किसी भेदभाव के मनाया जाना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, बन गया है, और उसको बड़ा बनाएंगे। आप बोल रहे हैं ये भेज रहे हैं, अरे शिवसेना ने भी खून दिया है ना। हमने भी वहां, शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे थे, हजारों शिवसैनिक वहां कर सेवा कर रहे थे। तो हमारा अभी खून पसीना उस मंदिर निर्माण में लगा है। अरे वो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है। जिस समाजवादी पार्टी पर बीजेपी राम भक्तों की हत्या का आरोप लगाती आई है, उसे भी अब राम पर आस्था दिखने लगी। याद करिए, और हम सब बचपन से जानते हो, सीखे, जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। भाई उनके न्योता से हमारा न्योता क्या लेने देना? भगवान आप और हम सनातनी नहीं हो, तुम हो ना। फिर सनातन में क्या है
कि भगवान का जब बुलावा आता है तो अपने आप चले जाते हैं, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कई विपक्षी नेताओं को न्योता दिया गया है। ऐसे में क्या 22 जनवरी को विपक्षी नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे? अगर नहीं होते हैं तो हिंदू वोटर नाराज होंगे, और अगर जाते हैं तो बीजेपी इसे अपनी सियासी जीत के तौर पर प्रचारित कर देगी। ऐसे में विपक्ष के सामने सियासी संकट बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो क्या अयोध्या जाना या नहीं जाना, या अयोध्या में निमंत्रण मिलना या नहीं मिलना विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा है? आइए नजर डालते हैं मुद्दे क्या हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर 24 का रण लड़ेगी बीजेपी, ये तो साफ हो चुका है। राम मंदिर के चलते हिंदुत्व का मुद्दा इस वक्त बहुत ज्यादा सियासी पिच पर देखा जा रहा है। विपक्ष को हिंदू वोटों के खिसकने का डर है अगर वो राम मंदिर से किनारा करते या दूरी बनाते हैं। कुछ विपक्षी नेता अयोध्या जाना चाहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। अब विपक्ष को प्रभु राम क्या अच्छे लगने लगे हैं, और या फिर ये सियासी मजबूरी है? हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहता है विपक्ष, ये बात विपक्ष को पता है कि अगर अयोध्या से दूरी बनाए तो फिर इसका नुकसान हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच सकते हैं कुछ विपक्षी नेता, ये भी बात सामने आ रही है। डिंपल यादव ने कहा है कि बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे और नहीं बुलाएंगे तो भी जाएंगे, लेकिन बेशक बाद में जाएं लेकिन जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर राम बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, भगवान का न्योता आएगा तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। केसी त्यागी भी बोल रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, सिर्फ सनातनियों के नहीं है, पूरे देश के हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भाई कार सेवा तो हमने भी की है और हमने भी खून बहाया, हमने भी बलिदान किया है, तो हमारा भी हक बनता है, हम भी जरूर जाएंगे। तो पहले इस तरह के बयान बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिल रहे थे। हमारे साथ इस वक्त डिबेट में हिस्सा लेने के लिए राकेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों में, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए, AIMIM के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर विशाल मिश्रा प्रोफेसर हमारे साथ थोड़ी देर में DU से जुड़ेंगे, जो DU के प्रोफेसर है उनका भी हम वेलकम करेंगे उस वक्त। लेकिन मैं भुवन जी आपसे शुरू कर रहा हूं, चूंकि सबसे ज्यादा स्टेक उत्तर प्रदेश में आपका है। मैं सभी विपक्षी नेताओं की एक एक करके राय ले लूं, उसके बाद फाइनल आंसर में बीजेपी से लूंगा। क्या प्रभु श्री राम सिर्फ बीजेपी के? सवाल पर मैं उनके पास जाऊंगा, सवाल भी मैं अभी से बता दे रहा हूं। भुवन जोशी जी, क्या आप जाएंगे अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए 22 तारीख को? देखिए, अपने बाल्यकाल से मैं एक भजन गीत को सुन पा रहा हूँ, और उस गीत को जब मैं सुनता हूँ, और मैंने अब चूंकि इस मुद्दे पे चर्चा चल रही है, उस गाने को कई बार, फिर भजन को कई बार सुनने का काम करा, और वो भजन था चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुलावा इसमें कहीं गाने में हो भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया हो या न्यास ने बुलाया हो। और जब मैंने उसको कई बार सुना तो मुझे लगा, कंफर्म हो गया कि जो मेरी जानकारी थी वो ठीक है, बुलावा केवल माता का आता है और सब भक्त चले आते हैं। अब श्री राम का जब बुलावा आएगा, कौन रुक सकता है किसी में हिम्मत जो रुक जाएगा? जब श्री राम का बुलावा आएगा तो समाजवादी लोग अपने परिवार के साथ जाने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश जी ने इस बात को कहने का काम करा, माननीय सांसद डिंपल यादव जी ने कहने का काम करा, माननीय चाचा शिवपाल जी ने इस बात को कहने का काम करा, और निश्चित तौर पे हम लोग जाएंगे। इस देश का प्राण है। और एक मतलब मुझे हतप्रभ हो रहा है कि 22 तारीख को राम आ रहे हैं। फिर मैंने अपने इतिहास की किताबों को उठाया तो मुझे लगा तो भगवान तो त्रेता युग में अवतरित हुए थे, और वो तो कण कण में बसे हुए हैं भगवान राम। तो ये 22 जनवरी का इवेंट बनाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हम सब समाजवादी वहां जाएंगे। राम का मंदिर माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना है, और सबकी भावना है कि राम का मंदिर बने। नहीं, भुवन जोशी जी, आपने कहा कि इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस देश में इवेंट नहीं, एक समारोह की तरह नहीं होना चाहिए? लोग तो कह रहे हैं उस दिन दिवाली भी मना लेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा दिवाली बन जाएगी। मैं एक प्रमुख चैनल में बैठा हुआ था, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी कह रहे कि वो कह रहे कि इस इवेंट को पूरा देश देखेगा। मैं कह रहा हूं ये इवेंट नहीं, एक उत्सव है, यही लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जिसे
इवेंट कह रही है, हम इसे उत्सव कह रहे हैं। ये देश का उत्सव है, विश्व का उत्सव है, ये हमारी भौगोलिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी विरासत, ये उसका प्रतीक है। हम इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, हम इसे केवल एक इवेंट नहीं मान सकते। बस यही समाजवादियों की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी। जी, आप ये कह रहे हैं जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। मैं अपने एआईएम के नेता और प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, क्या आप लोग जाएंगे? क्या ओवैसी साहब जाएंगे 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखने के लिए? क्या आप भी क्यों जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? हमारे साथ तो जो कुछ भी हुआ वो तारीख ने देखा और तारीख देखेगी कि जिस तरीके से हमारी मस्जिद को वो किया गया वो तो आपके सामने है। तो ऐसी तो कोई उम्मीद करना मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई मुनासिब बात है। नहीं कुरैशी साहब, देश तो सेक्युलर है ना, फिर इसमें जात पात धर्म का क्या लेना देना? आपकी राजनीतिक पार्टी भी सेक्युलर पार्टी होगी। अच्छा, देश सेक्युलर है इसलिए जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। तो फिर वहां नमाज की इजाजत का व्यवस्था कराइए, देखिए इंशाल्लाह। फिर तो मस्जिद तो बनी रही है उसी अयोध्या में एक जगह पे मस्जिद भी बन रही है और कहा जा रहा भव्य, वो भारत की सबसे भव्य मस्जिद होगी। इस बात को आप लोग क्यों नहीं प्रचारित करते हैं? खैर, उस पर कभी और डिबेट करेंगे दानिश जी, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, एक देखिए, एक आस्था वाली बात होती है, उसमें मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं एक राजनीतिक पार्टी के लिहाज से, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के लिहाज से यही सवाल पूछा जा रहा है। कुरैशी साहब, क्या फिर से रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं एक आस्था के ग्राउंड पर, एक अगर हम धर्मस्थल के ग्राउंड पर पूछें तो वहां पर जाना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा तो स्टैंड बिल्कुल साफ है कि देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। किसी की भी आस्था व्यक्तिगत और निजी है, मेरी भी और आपकी भी। जिसकी निजी आस्था है उसको वो अगर मुनासिब लगता है वो जाएगा, जिसको मुनासिब नहीं लगता वो नहीं जाएगा। किसी पे जबरदस्ती तो थोपी नहीं जा सकती। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तारीख बताएगा कि वहां क्या होना है, ये आस्था वाली बात नहीं है? नहीं, तारीख तो हमारे सामने है, जो तारीख लिखी गई वो आपके सामने है। किस तो ये कार्य तो संविधान के मुताबिक हो रहा है ना, कोर्ट ने फैसला दिया तो कार्य हो रहा है। हाँ, आस्था के आधार पर फैसला हो गया, तो फिर इसमें संविधान नहीं है? तो मैं वही कह रहा हूं कि आस्था के आधार पर फैसला हो गया। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से फैसला ना हो तो वो आस्था के हिसाब से, आपके हिसाब से फैसला हो संविधान के हिसाब से? नहीं, मेरी बात समझिए, फैसला संविधान के अधीन होना चाहिए या आस्था के अधीन पे होना चाहिए? ठीक है, डिबेट कई बार हो चुकी है इस पर, खैर बहुत देर तक नहीं जाना चाहता हूं। सैयद जवाद के पास जाना चाहता हूं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका क्या मानना है? क्या अगर हम राम मंदिर के मुद्दे को देखें तो विपक्षी पार्टियों के लिए क्या एक चुनौती है, मजबूरी है, या फिर अब जरूरी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, राम मंदिर मुद्दा जो है वो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन विपक्ष के लिए और भी बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर गौर और फिक्र करनी चाहिए। कल मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेल का उद्घाटन करा और मैंने एक चैनल पे ये भी बोला कि 2.5 लाख जो है वो पद खाली पड़े हुए रेलवे के अंदर। 9.5 साल 10 साल के अंदर जो है वो रिक्त स्थान नहीं भरे जा सकते। हाँ, विपक्ष इंडिया अलायंस के पास एक मौका था और मौका अभी भी है कि 2024 में कैसे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर वो देश को भ्रमित करती है और खास तौर पे भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, देश के असल मुद्दों की तरफ उनको लेकर के आए और जो है उन मूल मुद्दों पर जो मूल समस्या है उसके ऊपर लड़े। देखिए, आस्था के बुनियाद पे आप चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन पेट की भूख उसका क्या करेंगे? क्या उसको भी थाली में सजा करके आस्था ही देंगे? क्या करेंगे देश के अंदर? जो आज बेरोजगारी दर दर हर चौराहे पे पहुंच चुकी है, उसका क्या करेंगे आप? जो नौजवान घरों के अंदर बैठा हुआ है, पढ़ लिखने के बाद उसके पास अच्छी जॉब नहीं, उसका क्या करेंगे? करप्शन की बात करी जाती है तो सबसे ज्यादा करप्ट लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उन्हीं को सांसद भी बनाया जा रहा है, उनको विधायक भी बनाया जा रहा है और मंत्री भी बनाया जा रहा है। उसका क्या करेंगे? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात की, आपने तो भूख ली, और उसके बावजूद अब आप देखिए जाकर किसानों की आय 2 गुनी करने का वादा, उसके बारे में क्या करेंगे आप? ठीक है, राम मंदिर मुद्दा आपके लिए चुनावी हो सकता है, लेकिन लोगों की आस्था प्रभु श्री राम से भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं जुड़ी, ये तो सदियों पे। और ठीक है, आप ये कह रहे हैं बाकी मुद्दों को तरजीह नहीं दी जा रही। आप ये कह रहे हैं कि
जो मंदिर से आस्था है वो बीजेपी की वजह से नहीं। ठीक है, बहुत लंबा जवाब नहीं, सेहत मैं सबसे एक एक जवाब ले लेता हूं, फिर आता हूं मैं जल्दी, आप फिर जल्दी कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। हाँ 10 सेकंड। हाँ। देखिए, आस्था के मुद्दे पर तो बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कह दिया, तो वो शेर कहा तो था, है राम के वजूद पर हिंदो सिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदो सिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम है। वो अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह, राम जी की आस्था बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ इसका चुनावीकरण करके, ध्रुवीकरण करके, लोगों के वोट लेना, लोगों को ठगा जाना और दो लोगों के लिए, अडानी के लिए काम करना, मुझे लगता ठीक बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए आपके पास वापस लौटूंगा। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं, राकेश सिंह और हमारे प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी के पास जाऊंगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राम का विरोध करने वालों के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिनकी बुद्धि खराब है उनकी शुद्धि करें, 22 जनवरी के बाद भी अयोध्या आए, भगवान राम सबके हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। भगवान श्री रामलला से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिनकी बुद्धि किसी भी कारण से खराब है उनके बुद्धि की शुद्धि हो जाए। भगवान श्री राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। 22 जनवरी को श्री रामलला विराजमान होंगे और अनंत काल तक रामलला अपने जन्मस्थान पर रहेंगे और दर्शन करने के लिए 22 जनवरी के बाद भी आ सकते हैं। जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है, वो अगर 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के नाते हम सभी आने वाले अतिथियों का, पूज्य संतों का, भक्तों का हार्दिक स्वागत करेंगे, सुरक्षा करेंगे, व्यवस्था करेंगे। चलिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी के पास जा रहा हूं। राकेश जी, जितने भी पैनलिस्ट हैं, इसके अलावा जो भी सियासी रिएक्शन आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को आपने इवेंट बना दिया, जबकि ये उत्सव है और ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं देश का है। नहीं, इसमें दो राय नहीं कि इवेंट नहीं है, उत्सव है। जो कह रहे हैं उसी के अनुसार ये पूरी व्यवस्था हो रही है। और राम में जिसकी आस्था है, और राम सिर्फ व्यक्ति नहीं है, राम संस्कार है, भारत के राम संस्कृत है, राम सभ्यता है। और जब रामराज की बात गांधी जी करते हैं और स्वराज्य की बात करते हैं, तो स्वराज्य ही गांधी जी का रामराज्य था। और कई लोगों ने उस समय रामराज्य पर आपत्ति की, तो उन्होंने कहा राम से अलग होकर वो राम राज्य को नहीं देखते थे गांधी जी, तो उन्होंने कहा कि यह धर्म राज्य है। और धर्म कैसा? अपने ही संस्कारों में, अपनी सभ्यता में, अपने ही जल जंगल जमीन, अपने ही स्वभाव में विकसित होने का नाम ही राम राज्य है। तो राम राज्य की जो कल्पना है वो राम से शुरू होती है। राम भारत के ही नहीं, भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है राम। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, हर निर्णय संविधान के अनुसार होना चाहिए, तो मान्यवर जो भी व्यवस्था हुई है, मंदिर निर्माण की जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो शुरू हुआ है, वो संविधान के मुताबिक शुरू हुआ है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी संविधान में आस्था नहीं है, और या तो संविधान के विरोध में आप खड़े हैं, और या तो संविधान के अनुरूप खड़े हैं। जो संविधान को मानते हैं, जो राष्ट्र को मानते हैं, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं, वो राम को मानते हैं। और राम जन्मभूमि पर रामलला का जो मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि संविधान बड़ा है, तो संविधान के अनुसार ही प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, उसका स्वागत कीजिए। और ये पूरे विवाद का पटाक्षेप हो चुका है। अगर जो भी विवाद पैदा कर रहा है, वो मान लीजिए कि न संविधान को मानते हैं, न इस भारत की संस्कृति को मानते हैं, न परंपरा को मानते हैं, न भारतीय सभ्यता को मानते हैं। उनको मैं मानता हूं कि रामलला उनको सद्बुद्धि दे कि वो फिर से अच्छी स्थिति में सकारात्मक दृष्टि से देखना, सुनना, समझना शुरू करें। राकेश जी, ये बताइए कि आप विपक्ष के किन किन नेताओं को बुला रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद इसी बात को लेकर, और सभी कह रहे हैं कि जब बुलाएंगे तो जाएंगे। नहीं, कई लोगों को बुलावा गया है। ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निर्णय कर रहा है, प्रक्रिया उसकी है, अपना वो लोग दे रहे हैं। लेकिन कई लोगों को आपने देखा है, ऐसे मार्क्स और माओ को मानने वाले को आपने देखा है, उनके पास निमंत्रण गया, उनके साथ चाय पिया, उन्होंने क्या कहा। तो ऐसे लोग भी हैं और इनको विघ्न संतोषी कहा जाता है। और ऐसे विघ्न संतोषी भी समाज में है, इस देश में है, इस राष्ट्र में है। हम सभी उनको देख रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सभी को निमंत्रण दे रहा है और सबकी प्रतिक्रिया भी आपके सामने आ रही है। जोशी जी कह रहे हैं कि सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है, जो आए उनकी आस्था, जो ना आए उनकी आस्था।
प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट का सौगात देने का काम करा। हम सब समाजवादी लोग इसका स्वागत करते हैं कि उद्योग उनका विकास, उसका विकास होना चाहिए, अयोध्या का विकास, एयरपोर्ट आना चाहिए। लेकिन 140 करोड़ लोगों की चिंता ये भी है कि भगवान उस एयरपोर्ट को औद्योगिक मित्र की काली नज़र से बचाए। तो ये मैं दुआ करना चाहता हूं कि उस औद्योगिक मित्र की काली नज़र उस अयोध्या के एयरपोर्ट पर ना जाए। ये भी 140 करोड़ लोगों की भावना है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे सभी जो श्रेष्ठ नेता है, ज्येष्ठ नेता है, उन्होंने कह दिया हम लोग भव्यता के साथ जाएंगे। समाजवादी लोग इसको उत्सव के रूप में मनाएंगे। इसके इवेंट का विरोध था, उत्सव का हम लोग भी समर्थन करते हैं। और ये न्यायालय का सम्मान है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है। ठीक है जोशी जी, मुझे तो ये लाइन ही समझ नहीं आ रही। मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। ये बहुत डिसाइसिव मोमेंट भी आप कह सकते हैं इसे डॉक्टर साहब। सवाल यह है कि विपक्ष की लाइन लेंथ अभी तक बहुत हद तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि जाएंगे, प्रभु बुलाएंगे तो जाएंगे, राम का बुलावा होगा तो जाएंगे, निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। कोई डिसाइसिव स्टैंड क्यों नहीं है? कोई ऐसा स्टैंड क्यों नहीं है कि एक लाइन पर ये लाइन क्लियर है, सारे नेता, सारा विपक्ष इस लाइन पर एकजुट है, एक सहमत है और उनके मत और विचार एक हैं? देखिए विवेक जी, आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं दो पंक्तियां कहकर अपनी बात शुरू करूंगा कि रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो सब, अब सबको अयोध्या चलना है। तो मुझे आप ये बताइए कि इतना हर्ष और उल्लास का दिन है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इतना सकारात्मक वातावरण है, हमारे आस्था, हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, कर कण में राम, घर घर में राम। ऐसे में इस प्रकार के नकारात्मक राजनीति की कोई जगह हो सकती है क्या? लेकिन नहीं विवेक जी, वो एक चौपाई है ना कि जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और इसी के साथ एक चौपाई और है जो कि जो लोग इस नकारात्मक राजनीति में हैं उनके लिए, कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। और उसकी अगली की जो दो पंक्तियां हैं कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। तो इन चीजों को देखिए ना, ये चौपाइयां इन सब चीजों को चरितार्थ कर रही, ये पंक्तियां चरितार्थ कर रही जी। अब उसको अभी मैं सुन रहा था, कोई उसको मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, कोई संविधान की बात कर रहा। तो मानवर क्या हमारे संविधान में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का चित्र है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की पहचान हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं है? इसका उत्तर है आपके पास। और क्या संविधान द्वारा स्थापित विधि द्वारा, जिसमें विधि का शासन है, न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, वही नकारात्मकता, वही नकारात्मकता, वही नकारात्मकता। कुछ लोग कह रहे हैं इवेंट बना दिया। इवेंट क्या है? धर्म से अलग क्या हो सकता है, मुझे आप बताइए ना। क्या उसमें राजधर्म में, धर्म के अंतर्गत राजधर्म नहीं आता? जी बताइए ना। तब आप कह रहे हैं कि उसको इवेंट बना दिया गया है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, ये वही लोग हैं कि जब निधि समर्पण अभियान चल रहा था विवेक जी, तब तमाम प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया जा रहा था। कोई चंदा कह रहा था, कोई डोनेशन कह रहा था, जबकि वो निधि समर्पण अभियान था। उसी प्रकार से अब जब पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे धरोहर की पुनर्स्थापना हो रही है जी। सही जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पूरा वातावरण राममय है। ऐसे में यहाँ पर फिर वही नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक राजनीति। अरे मानव कहीं तो कोई सीमा निर्धारित करेंगे। ये आपने बताइए देश के अंदर, ये आपने बताइए देश के अंदर आज आप आर्थिक पक्ष पर बात करें सरकार की, कहीं पर तो बात करेंगे। अभी आप नौकरियों की बात कर रहे थे, नौकरी का पत्र बांटा जा रहा कि नहीं बांटा जा रहा, आप भी देखते होंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि नकारात्मकता की राजनीति भरी पड़ी है। उत्तर प्रदेश, जहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है,
वहां पर मुझे आप बताइए बेरोजगारी दर 2017 से घटकर वर्तमान में किस स्तर पर पहुंच गई है, बताइए ना, आप तथ्यों पर बात करिए। नहीं बस केवल हवाई। अरे मान्यवर, हवा में बातें नहीं की जाती, तथ्यों पर बात करिए और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। आप कहिए फायदा लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं बार-बार। खुल करके बोलिए, सब तो कुछ जान रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मूलभूत समस्याओं की तरफ बात नहीं करेंगे तो फिर ये सवाल मूलभूत समस्याओं की तरफ बात नहीं होती है। हमारी जमीन नहीं अच्छाई है, 10 करोड़ बंद कर दीजिए सवाल को ना, बोल दीजिए कि चीन ने हमारी जमीन नहीं कब्जा की, हम लाल आग पर करके नहीं करा पाएंगे। विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, ये विकास की बात नहीं हो रही। एग्रीकल्चर का बजट 4.3 गुना बढ़ा दिया गया है, ये विकास की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं गया ये सवाल फिर कब खत्म कर देते हैं। योजना चल रही, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, फर्टिलाइजर का फ्रीडम की बात करी जा रही है, बताइए ना क्या नहीं हो रहा है। लेकिन राम मंदिर पे एक एक करके वही देखना है जो आप देखना देखिए, एक एक करके जवाब देंगे ना, एक एक करके जवाब देंगे तो समझ में आएगा। हाँ बोलिए सैयद जवाद, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर फिर तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया कि देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, देश के अंदर महंगाई नहीं है, पेट्रोल के दाम भी नहीं बढ़े हुए हैं, न डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। सिर्फ राम मंदिर के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिर ये भूल जाएंगे किसानों का आय 2 गुनी भी नहीं हुए, किसान जो है 1 साल तक बैठे रहा, ये सवाल ही खत्म कर, मतलब जो है खत्म कर दिया जाए, उठाया ना जाए। तो आज सही जवाब, एक सेकंड डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं। सैयद जवाद, मुझे एक बात बताइए, जब इस देश में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था और बीजेपी के मैनिफेस्टो में लगातार ये बात थी, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, लगातार ये बीजेपी कहती थी कि हम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन उनके लिए ये एक चुनावी जुमला बनाया गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये था कि नहीं था सियासी हथियार, बताइए। जब आज मंदिर बन रहा है तो बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है, तो फिर इसमें आप अब सियासत देखना क्या सही है क्या गलत है, अब बताइए मुझे। आप मैं सिर्फ सियासत के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं, मुझे इसी आधार पर जवाब चाहिए। जी इधर ही याद आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को कब लेकर के आई? इससे पहले राम मंदिर मुद्दा नहीं था। 1989 के अंदर पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर, उससे पहले राम मंदिर मुद्दा नहीं था। क्या चुनावी स्टैंड नहीं लगा आपको? और उसके बाद कैसे सत्ता के अंदर आए 92 के बाद, क्या करा? और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं माना कि भाई साहब मस्जिद को तोड़ा जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस चीज के कहीं साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाई गई, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने माना। और सुप्रीम कोर्ट ने 92 के अंदर मुझे एक बात बताइए, जो फैसला क्लियर सैयद जवाद, जो फैसला जो माना और जो फैसला आया, आप माना में अभी तक फंसे हुए हैं, और माना में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आपकी जो आस्था वो बाबर के प्रति है। अब मेरी बात सुनिए आप, मैं दोबारा आ रहा हूं। इस देश में बाबर की बात होगी या प्रभु श्री राम की बात होगी? आप माना पर अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं आ पाए, जो वर्डिक्ट है कि मंदिर वहां बननी चाहिए, और जो निर्माण पूरा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा हो रहा है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, इसमें बहुत बहस हो चुकी है और कई बार डिबेट हो चुकी है। अच्छा ठीक, मैं बस ये पूछ रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, अभी राजा शशांक है या नहीं है? अभी मुझे एक बात बताइए, एक स्टडी आई है, अभी मुझे एक बात बताइए, आपके लिए आइडल है सैयद जवाद, मुझे एक बात बताइए, सैयद जवाद मुझे एक बात बताइए। अभी मैं फैक्ट पे दोबारा फैक्ट पे आता हूं। अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 22 जनवरी को देश भर में 50,000 करोड़ का कारोबार होगा। 50,000 करोड़ का कारोबार इसलिए होगा कि राम मंदिर के एम्बलम बिकेंगे, राम मंदिर के पोस्टर्स बिकेंगे, राम मंदिर के 50,000 करोड़ का कारोबार देश के 140 करोड़ लोगों को फायदा देगा कि नहीं देगा, इस देश में तरक्की में योगदान देगा कि नहीं देगा, और जो लोग ये सामान बनाएंगे क्या वो सिर्फ हिंदू बनाएंगे? जवाब दे दूं तो एक काम करिए, जितने भी गवर्नमेंट पीएसयूज आप अडानी को बेच रहे हैं वो सारे बेच दीजिए, और हर क्षेत्र में हर जिले में राम मंदिर खुलवाइए, क्योंकि रोजगार यहीं से आ रहा है, इकोनॉमी यहीं से डेवलप, हर जिले के अंदर खुलवाइए। फिर हर जिले के अंदर जो है राम मंदिर होना चाहिए, और हर जिले के अंदर हर तरीके के मंदिर है, क्योंकि इकोनॉमी इसमें क्या बुराई है? अगर हर जिले में एक राम मंदिर है जहां पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, इसमें क्या बुराई है? तो गवर्नमेंट पीएसयूज बंद कर हर जिले में हर जिले में राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, तो क्या हर जिले में पाकिस्तान में राम मंदिर बनेगा? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? राकेश सिंह से मैं आपकी बातों का जवाब राकेश सिंह से ले लेता हूं। राकेश सिंह जी,
करते हैं। भाई इतना अजीब सा तर्क देते हैं आप लोग, अजीब सा तर्क देते हैं आप लोग। राकेश सिंह जी एक सेकंड, आपके ये जवाब, ठीक है, इतने सरकारी पद उत्तर प्रदेश में खाली है प्रोफेसर के, ठीक है, और आपको बता दूं, अच्छा एक बात बताइए, चलिए आप बताइए मुझे, चलिए आप बताइए मुझे, जवाब नहीं लिया गया। सैयद जवाद मुझे आप बताइए, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की राज्यों में कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है? सुनिए, नंबर 2 की है, नंबर 2 की है। और बात जवाब सुनिए, और ये कैसे संभव हुआ बगैर किसी नीति के? जवाब सुनेंगे आप तसल्ली पूर्वक। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे जी कि भाई साहब जितने भी सरकारी नौकरियां हैं सब खत्म कर दीजिए, वैसी कदम हर क्षेत्र में। तो आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। अरे भाई साहब, सैयद जवाद, मैं आपको कह रहा हूं डिफेंस कॉरिडोर जो यूपी में बन रहा है, उससे रोजगार नहीं आएंगे। आपको सिर्फ राम मंदिर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है वो सबको पता है। मैं राकेश सिंह से जवाब ले लेता हूं, बाकी फिर वो आपको जवाब देंगे। मैं किसी का पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। राकेश सिंह जी बताइए भाई, बताइए कितने पावर हाउस नए उत्तर प्रदेश में लगे, बताइए। ये कह रहे हैं कि राकेश जी कितने नए पावर हाउस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, अरे आप स्वीकार कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रभु श्री राम के मंदिर और मस्जिद का आदेश दिया, उसको भी मान लीजिए। आप नई यूनिवर्सिटीज बताइए। दूसरी बात, आप लगातार उत्तर प्रदेश का कौन सा इंसान है पूरे भारत में? आप अदालत के मुद्दे उठाते रहे हैं, संसद ठप करते रहे ना, और अदालतों ने जो फैसले सुनाए उसके खिलाफ भी आप बोल रहे हैं। अदालत का मुद्दा क्या अदालत में नहीं गया? जवाब हिंडनबर्ग का मुद्दा क्या अदालत में नहीं गया? ठीक, मैंने मान लिया कि आपके पास बेरोजगारी को संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। अरे भाई एक एक करके सैयद जवाद, एक एक करके जवाब ले लीजिए। आपने पूछा राकेश सिंह के जवाब ले लीजिए ना। सैयद जवाद जवाब ले लीजिए, राकेश सिंह जवाब दे रहा है। राकेश जी पर व्यक्ति आय कितनी है? राकेश जी उत्तर प्रदेश में पर व्यक्ति आय कितनी है? तैयार नहीं है आप सुनने की। जब सुनिए, आपने विषय उठाया हिंडनबर्ग का, आपने विषय उठाया राफेल का, आपने अडानी का विषय उठाया। ये सारे फैसले मसले अदालत में गए कि नहीं गए? क्या फैसले हुए? और अदालत क्या है? इस संवैधानिक व्यवस्था का एक अंग है। जब आपको कोई दिक्कत है शासन से, प्रशासन से, तब आप अदालत जाते हैं। अदालत के फैसले पर आप जब मान लगती है तब आप उसको मानते हैं। जब मानते हैं तब आप संविधान को मानते हैं। जब नहीं मानते तो संविधान को नहीं मानते हैं, और जो संविधान को नहीं मानते वो देश और राष्ट्र का विरोधी है। ये मेरा साफ मानना है। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लगातार बोल रहे हैं, और आप जैसे लगातार आज राम मंदिर का विषय है और आप मुद्दा बेरोजगारी का उठा रहे हैं। आपके लिए जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं उसका बेरोजगारी का, अडानी का, सारे मुद्दे आप उठा चुके हैं, संसद ठप कर चुके हैं, अदालत में माफ खा चुके हैं, मुक्ति खा चुके हैं, उसके बाद भी आप सुधरते नहीं है। तो एक बात जान लीजिए, एक एक करके सैयद जवाद, एक एक करके सैयद जवाद। अब आप 1 घंटे के डिबेट में अकेले बोलते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? दानिश कुरैशी बहुत देर से खामोश है। बात नहीं सुनी जा रही है। एक सेकंड, मूलभूत समस्याएं उस पर मैं दानिश एक सेकंड। अरे भाई मूलभूत समस्याओं पे काम कैसे नहीं हुआ, क्या बातें करते हैं? दानिश कुरैशी बहुत देर से कुछ बैठे हुए कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो पैनलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 करोड़ उज्ज्वला योजना का बेनिफिट सरकार ने लोगों को दिया। अब उनसे पूछ लीजिए कि अगर 10 करोड़ उज्ज्वला योजना का बेनिफिट उन्होंने दिया, मतलब करीब मुझे लगता है कि मिनिमम अगर एक परिवार में आप 5 लोग गिने तो 50 करोड़ लोगों में इजाफा हो गया। मतलब क्या कुछ भी बोलते रहते हैं विवेक भाई, आपके यहाँ पर इतनी बढ़िया चैनल के ऊपर, नेशनल चैनल के ऊपर आकर वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी आंकड़े, मतलब जो मन में आया बोलते जाते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पैरेलल, जवाब ले लीजिए इनसे, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना अगर दिए तो आंकड़ा ले लीजिए, लाइए चलिए, फिर तो इनका स्वागत ही कर देंगे यहाँ खड़े रहकर। दिक्कत इनकी ये है कि इनके पास बोलने के सिवाय और बातें करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट जो होना चाहिए था, वो जो भी इदारा है मजहबी इदारा, उनके मैनेजमेंट का काम होना चाहिए, बजाय इसके बदले के पीएमओ में से मैनेजमेंट चल रहा है। ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? और ये धार्मिक राजनीति ये करते रहेंगे तो ये देश को कहां ले जाएगा? ठीक है राकेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। 10 सेकंड और। हाँ बोलिए। सवाल ये है कि
अगर कोई भी, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, वो अगर ये कहते हैं कि इससे आयकर बढ़ेगी, तो देखिए चाहे मुसलमानों के, हिंदुओं के, ख्रिस्तियों के, पार्टियों के, तमाम जो भी ऐसे इदारे हैं वो अपने आप में रेवेन्यू जनरेट करते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। आप देख लीजिए, इससे भी बड़े बड़े मंदिर यहां हैं देश में, इससे बड़ी बड़ी दरगाहें हैं देश में, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो मैनेजमेंट के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसकी परेशानी है बड़ी। ठीक है, इस मामले पर राजनीति की जा रही है। विशाल मिश्रा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। विशाल मिश्रा जी। विवेक जी, मैं सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे 10 करोड़ उज्ज्वला योजना से कहा कितने लोगों को रोजगार मिला, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं एग्रीकल्चर का बजट 4.35 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सुनिएगा, ड्रोन दीदी स्कीम 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने की बात हुई कि नहीं हुई? 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम की बात हुई कि नहीं हुई? 100% नीम जो है मेन जो है यूरिया कोटेड जो है हमारे किसान भाइयों के लिए अवेलेबल कराया गया कि नहीं कराया गया? पूरे विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत ग्रेन स्टोरेज सिस्टम भारत में बना कि नहीं बना? बताइए ना, अब इन तथ्यों की बात करिए। पैडी पे, धान पे और गेहूं पे एमएसपी बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? और तो और भारत में 2023 में रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, 329.69 मिलियन टन। अब इतना तो पैमाना आता होगा कि 1 टन में कई किलो, तो इतने मिलियन टन में कई किलो हुआ। फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे तथ्यों पर बात करिए। आपके पास सिवाय नकारात्मक राजनीति के कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। आप परेशान हैं, आप उजूल पुजूल कुछ भी बयान दे रहे हैं। सच तो यह है कि जो 22 जनवरी को पूरे भारत के सांस्कृतिक धरोहर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है, 500 वर्षों के संघर्ष का इतिहास अब साक्षी बन रहा है परिणाम, तो आप उसके लिए कुछ भी नकारात्मक बात करने के लिए आप सीमा तक चले जा सकते हैं। उसको आप आर्थिक मुद्दे से जोड़ देंगे, उसको एक एक करके कुरैशी साहब एक एक करके, वरना किसी की बात समझ नहीं आएगी। उनसे ये पूछिए कि इतना बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया देश के किसानों के लिए, तो क्या वो भूल गए कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो देश के किसानों ने मोर्चा निकाल दिया था, सब सरकार के घर तक पहुंच गए होते और विड्रॉ करने पड़े वो काले कानून उनको, तो उससे ज्यादा शर्म की कोई बात बाकी बची है? मतलब उसके बावजूद भी प्रोफेसर होकर वो अगर ऐसी बात करते हैं कि देश के किसानों की आय कर। विशाल मिश्रा जी, ठीक है कुरैशी साहब, विशाल मिश्रा जल्दी। विशाल मिश्रा जी, टिप्पणी करते समय ये ध्यान रखिए, मैंने आंकड़ों के साथ आपसे बात किया है, तथ्यों के साथ बात किया है। उन तथ्यों को आप झुठला दीजिए, नहीं आप उन तथ्यों को झुठला दीजिए। आप मेरा सवाल एग्रीकल्चर बजट कितने गुना बढ़ा मुझे बताइए आप। अगर जो मैंने कहा अगर वो गलत है तो आप प्रूव कर दीजिए कि 4.35 गुना नहीं बढ़ा, सिद्ध करिए ना। ड्रोन दीदी स्कीम 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग की स्कीम, उसको गलत साबित कर दीजिए। 2023 में रिकॉर्ड विश्व का सबसे ज्यादा। मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि भाई काम तो हुआ है। मिश्रा जी ठीक है, मैं देखिए अभी आज मैं इस टॉपिक पर नहीं आ रहा हूं जी। मैं प्रोफेसर भुवन जोशी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। मिश्रा जी मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। जोशी जी एक बात, अच्छा बोलिए कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कुरैशी साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने अच्छे आंकड़े प्रोफेसर साहब विशाल मिश्रा साहब ने रखे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही आंकड़े और यही बात उस वक्त की सरकार कह रही थी कि हम ये बिल जो लाए हैं ये किसानों के लिए लाए हैं, और किसान तो खुद मोर्चा खोल के बैठा था। मतलब जो आंकड़े की मायाजाल भारतीय जनता पार्टी रचती है उसमें प्रोफेसर साहब भी फंस जाते हैं। नहीं कुरैशी साहब, इसमें बहुत डिबेटें हो चुकी है, लेकिन आज मैं ये अयोध्या वाले टॉपिक पे था। अब मेरा सवाल मैं जवाद जी से ले रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। उसके पहले मैं जोशी जी से एक सवाल पूछ लूं। जोशी जी, बात होती है कि बीजेपी इसे अपने तरीके से भुनाना चाह रही है या फिर राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है। अभी इसी 2024 में 14 फरवरी को आबू धाबी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी एक भव्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। तो संयुक्त अरब अमीरात में मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं हुई होगी, वहां पर मूलभूत जरूरतों की बात नहीं होगी, उनको मंदिर की आवश्यकता पड़ गई, उनको उद्घाटन भी मोदी जी से करवाना है, मतलब सब कुछ। और वहां पे हो सकता है मोदी जी चुनाव भी लड़ने के लिए चले जाएं, तो इसमें भी सियासत है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं जितने हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं उनके ही प्रधानमंत्री नहीं है, हम सबके प्रधानमंत्री जी हैं। और हमें बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री जी अयोध्या जा रहे हैं क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और अबू धाबी जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन करने।
वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, मुझे बहुत हर्ष है, समाजवादी पार्टी को बहुत खुशी है, लेकिन हमें खुशी और 4 गुना बढ़ जाती अगर वो मणिपुर भी चले जाते, उन बेटियों के जख्म को भी वो मरहम लगाने का काम करते, क्योंकि वो हमारे घर के मुखिया थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाने का काम करते। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो जो मुद्दे देश के हैं वो मुद्दे गायब हो जाएंगे? ये तो भगवान राम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहे हैं, हम सब सम्मान करते हैं, हम लोग सब जाएंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिन मुद्दों पर, जिन मोदी जी की गारंटी पे 2014 में इस देश के युवाओं ने वोट देने का काम करा, वो 20 करोड़ नौकरियों का हिसाब दीजिए, 2 करोड़ के हिसाब से आप काले धन का हिसाब दीजिए। काला धन तो छोड़िए, हमारा सफेद धन लेके विदेश भाग गए लोग बाग। आप बताइए किसानों की आय दुगनी कैसे हुई? आप बताने का काम करिए। 800 किसानों की हत्या हो गई आपके शासन में, और अब तो क्रिमिनल की और आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती किसानों की हत्या के लिए। गृह मंत्री राकेश सिंह, इसका जवाब जल्दी से। ठीक है जोशी जी, ये मुद्दे विपक्ष लगातार उठाता रहा है, मैं राकेश जी इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है। और राम ने सर एक लास्ट विषय, जी 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 बोलिए जल्दी। हाँ सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राम ने क्या करा था? उन रावणों का अंत कब होगा जो देश पूछना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रिजभूषण सिंह का अंत कब करेगी बीजेपी? सैगर का अंत कब करेगी? चिमयानंद जी का अंत करेगी? और आज ही बीएचयू में एक लड़की का रेप करने के जो पकड़े गए तीनों लड़के आईटी सेल के बीजेपी के लड़के। राकेश जी जल्दी से आंसर। पूछना चाहता हूं, इन रावणों के अंत के बिना राम राज्य कैसे बन सकता है? देखिए, पहली बात तो दानिश भाई ये कहते हैं कि ये पहला ऐसा मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता को देख रहा हूं जो ये कह रहा है कि वो संविधान को मानते हैं लेकिन अदालत के फैसले को नहीं मानते। तो ये पहला राजनीतिक दल है और उसके प्रवक्ता है कि संविधान को मानेंगे, अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे। तो संविधान है क्या महाराज? आपकी संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान किसे कहते हैं? अगर आप अदालत के फैसले को नहीं मानते, कह रहे हैं कि संविधान को मानेंगे, तो किसको कहते हैं संविधान? और दूसरा, हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि क्या है, तो एक गिनती गिनिए। 2 किलोमीटर आपके जब सरकार थी आपके सहयोग में, कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार, 2 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे, आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते हैं। कोई आंकड़ा है कि 1 किलोमीटर अगर रोज हाईवे बनता है तो कितना रोजगार सृजन होता है? उसका गणित लगाइए और उस गणित के हिसाब से आप अखिलेश जी से पूछिए, उनका गणित बहुत अच्छा है। और दूसरी बात कि अब तक के सबसे ज्यादा अगर गेहूं की खरीद, धान की खरीद हुई है तो आप अपने सरकार के जरा हिसाब किताब लगाइए। 18 गुना ज्यादा खरीद भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों की उपज की हुई है। जरा आप पता करिए, 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया था, आज कितना है? 1 रुपया भी बकाया। ठीक है, मैं इसका जवाब दानिश कुरैशी से लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने बयान दिया है, मोदी के विरोध के चक्कर में विपक्ष खुद का नाश कर रहा है, मोदी से नफरत लोकतंत्र की निशानी नहीं है। विपक्ष को प्रमोद कृष्णन की नसीहत, राम हमारे रोम रोम में है, भारत जो है उसमें राम की आत्मा बसती है, यह कहना है प्रमोद कृष्णन का। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना ना तो भारत की कल्पना की जा सकती है और ना जीवन की कल्पना की जा सकती है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, तो राम का विरोध हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है? रोम रोम में राम है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। तो एक बड़ा बयान, एक तरह से बड़ी बात कह दी है प्रमोद कृष्णन में। और मैं दानिश कुरैशी के पास जाना चाहूंगा। दानिश जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद में सेहत जवाब में आ रहा हूं आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है विवेक, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो दोहरे मापदंड क्यों बनाए रखे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम रोज जो है 20 किलोमीटर की सड़क, 40 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं, और आपको पता हो तो हिंदुस्तान का कोई अखबार बाकी नहीं बचा जिसने ये खबरें ना छापी हो कि 204 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग पिछले 10 सालों में हुआ। के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनके 50 लाख करोड़ थे, और ये मिलाकर इन्होंने जी ठीक है। इसमें फैक्ट में फैक्ट के ऊपर नहीं, फैक्ट के ऊपर हम लोग फैक्ट के ऊपर चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं एक छोटा रिएक्शन चाह रहा था। जो
एक सेकंड राकेश जी, एक छोटा रिएक्शन चाह रहा था। जो प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि विपक्ष अपना खुद का नाश कर रहा है, पाकिस्तान के लोग भी राम के अस्तित्व को नकार नहीं सकते, वो भी इनको मानते हैं। बोलिए दानिश जी। देखिए, सवाल यहाँ यही आके खड़ा है कि मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आपको याद हो तो यही लोग थे जब नोटबंदी लगी थी तो उसके लिए हर चौराहे पे लेकर के आके उन्होंने बधाइयां दी थी मोदी जी को, और उसके बाद कब उन्होंने वो शटल डाउन कर दिया कोई नहीं जान पाया। तो ये देश की जो आर्थिक नुकसान है, ये देश की जो धरोहर, नौजवान जो बेचारा परेशान है, किसान जो बेचारा परेशान है, मजदूर जो बेचारा परेशान है, इन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए। यही मैं तो लगता है कि सबसे बड़ा जो अगर कोई वो होगा। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, मैं चाहूंगा आप प्रमोद कृष्णम के बात पे अपनी प्रतिक्रिया दें, जो कह रहे हैं कि विपक्ष अपना खुद का नाश कर रहा है 2024 के लिए। नहीं, देखिए वो एक बड़ा है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो या झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो जैसा चाहेंगे वैसा लिख दिया जाएगा। जैसा तो प्रमोद कृष्णम कौन से बीजेपी के प्रवक्ता है? प्रमोद कृष्णम तो कांग्रेस के नेता प्रवक्ता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो बात तभी कह रहे हैं, कोई विपक्ष की नेता प्रभु श्री राम जी के विरोध में तो बोल ही नहीं रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो भी ली जा रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपना एक कार्यक्रम रखा है, वो चाह रहा है कि उसको चुनावी प्रभु श्री राम। अरे भाई, आबू धाबी में 14 फरवरी को मंदिर निर्माण का उद्घाटन होना है, वो भी सियासी फायदे के लिए। अरे सुनिए तो अच्छा, ये बड़ा इनका बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। ममता बनर्जी जब चंडी पाठ करती तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है। राहुल गांधी साहब और उसके बाद प्रियंका गांधी जी मंदिर भी जाते हैं। ठीक है, वो जा रहे हैं, जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है हमको तो। लेकिन अगर देश की बात आएगी तो देश में नौजवानों की बात आएगी, किसानों की बात आएगी, रोजगार की बात आएगी, महिलाओं की बात आएगी, बच्चों की बात आएगी। ठीक है, अब सैयद जवाद कुछ कह रहे हैं, मैं फिर आता हूं आपके कुरैशी साहब। सैयद जवाद, मैं कह रहा हूं जिस वक्त ममता बनर्जी जी चंडी पाठ करती है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दर्द होता है। जब राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी जी मंदिर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है। उसके बावजूद अखिलेश यादव साहब जब मंदिर जाते हैं तो दर्द होता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव के बंगला छोड़ने के बाद उसको गंगा जल से पवित्र करवाया। भाई, कौन सा ऐसी चीजें हैं जो, तो मैं क्या बोलूं इसको तौर पे। और उसके बावजूद अब आप देखिए, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे नीतीश कुमार हो, राजद के नेता हो, ये सब मैं बस एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस मामले पर सियासत होना चाहिए? सैयद जवाद, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी से आप अपना आंसर कंक्लूड कीजिए। मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, धर्म लोगों का विशेष आस्था का मुद्दा है। इसको चुनावी मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने ये तो जरूर करा है कि उनको चुनाव में सीटें आ सकती हैं। लेकिन आपको सच्ची बात बताऊं, इससे देश की आवाम का बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में मूलभूत समस्याओं पे चर्चा नहीं हो रही है। ये लोग जानते हैं आने वाले वक्त में हर मूलभूत समस्या पर बात हो रही है। सैयद जवाद, क्या बात करते हैं आप? हर एक मुद्दे पर बातचीत हो रही है, देश में हर एक मुद्दे पर चर्चा चल रही है। प्रोफेसर साहब से मैं जवाब ले लेता हूं आपके सवाल का। डॉक्टर विशाल मिश्रा कह रहे हैं नुकसान हो जाएगा आने वाले समय में आवाम का। अरे विवेक जी, मैंने आपसे कहा ना कि ये इतनी नकारात्मकता राजनीति की बात की जा रही है। मैं तो फिर सवाल कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, घर घर में राम, कण कण में राम, हमारे आध्यात्मिक धरोहर की पुनर्स्थापना हो रही है, तो इसमें आपत्ति या इससे जनता का नुकसान कैसे हो जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात आप किस विरोध में, किस नकारात्मकता के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं? ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है। लेकिन उन्होंने एक अच्छा आइडिया दिया, और आपका भारतीय जनता पार्टी, सैयद जवाद ने एक अच्छा आइडिया ये दिया है, मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी से। विवेक जी, मैं एक लाइन जोड़, हाँ बोलिए। मैं एक लाइन ये जोड़ना चाहता हूं कि हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि क्यों उसको भारतीय जनता पार्टी को के राजनीतिक इवेंट के रूप में बार बार देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारत के जितने सांस्कृतिक मान बिंदु थे उनकी पुनर्स्थापना प्रधानमंत्री। मैं राकेश जी से एक जल्दी से छोटा सा जवाब लेके मैं राकेश जी से जल्दी से एक छोटा सा जवाब लेके कंक्लूड कर रहा हूं डिबेट। राकेश जी, सैयद जवाद कह रहे हैं कि भाई इतनी ही इनकम होने वाली है तो हर जिले में एक राम मंदिर बनवा दीजिए। मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने पेशकश की है, ये जो प्रपोजल रखा है, इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए।
नहीं, वो भारत को अभी समझते नहीं है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर चौपाल पे इनको शिवालय मिल जाएंगे। इनको अभी पता नहीं है देश के बारे में, समाज के बारे में कि शिवालय कितने हैं। बीजेपी क्या हर जिले में एक राम मंदिर बनवा देगी इसके बाद? राम मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है। अरे हनुमान चालीसा पढ़े। रही बात इसकी, अभी तक रोजगार की बात कर रहे थे, अभी तक बेरोजगारी और सारी चीजें, महंगाई की बात कर रहे। सारे मुद्दे आप अडवाणी के मुद्दे आपने उठाए, हिंडनवर्ग के मुद्दे आपने उठाए, आपने सब मुद्दे उठाए और ज्यादातर मुद्दे अदालत में गए, अदालत में फैसले हुए। बिल्कुल राकेश जी, एक तरफ बिल्कुल साफ है कि जहां बीजेपी 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष देश में मूलभूत मुद्दों की बात कर रहा है और 2024 में भी कुछ घमासान आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ राम मंदिर होगा तो विपक्ष मुद्दों की बात करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अब हमारे विनर्स के नाम के ऐलान का वक्त हो गया है। 29 दिसंबर को सबका हिसाब होगा में पूछे गए सवाल के लकी विजेता अनमोल यादव हरदोई उत्तर प्रदेश से और अभय कुमार रोहतास बिहार से। आप दोनों को मिलेगी एक शानदार घड़ी। इस तरह देखते रहिए आपका पसंदीदा डिबेट शो और हर रोज जीतिए एक शानदार इनाम। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, खबरें लगातार जारी।